बंगाल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कसा तंज। कहा, कीमत अहम नहीं, सभी को टीका लगना चाहिए। देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर हो चुका है ड्राई रन। 16 जनवरी को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे सहित कई नेताओं की घटाई सुरक्षा घटाने पर बीजेपी नेता राम कुदम ने जताई नाराजगी। हल्द्वानी के इंदिरानगर इलाके में रेलवे ने किया घरों को तोड़ने का नोटिस जारी। घरों को 15 दिन के अंदर खाली करने के दिए आदेश। रेलवे से नोटिस मिलने के बाद क्षेत्र में लोग परेशान। भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बर्फ हटाने में जुटी सीमा सड़क संगठन की टीम। माणा बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत हटाई जा रही है हाईवे पर पड़ी बर्फ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात रुड़की से करेंगे। आपको बता दें कि रुड़की के ग्राम टोढ़ा कल्याणपुर में प्रधानपति शमशाद ने आधार शिविर कैंप का आयोजन किया है। वहीं प्रधानपति ने बताया है कि जिन लोगों के आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं या जिनके आधार कार्ड में कोई गलती है उसको सुधारने के लिए इन कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग विकलांग हैं या शारीरिक रूप से समर्थ हैं उनको इस कैंप का लाभ मिल रहा है। न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं रुड़की के ग्राम टोढ़ा कल्याणपुर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्राम प्रधानपति शमशाद जी। इनके द्वारा एक शिविर कैंप का आयोजन कैंप का आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से जो है इस कैंप में जो है किस प्रकार के लोगों को यहाँ पर सुविधा दे पा रहे हैं। स्वागत है आपका शमशाद जी। जानना चाहेंगे किस प्रकार से किन विकलांगों का किस प्रकार से आप यहाँ पर वो दे पा रहे हैं सेवाएँ। धन्यवाद जी आपका, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत। मेरे गांव में आधार कार्ड को लेकर काफ़ी दिनों से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। खासकर जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं या विकलांग हैं या बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को बहुत समस्याएं थी। जो लोग ठीक हैं वो तो किसी हद तक भाग दौड़ करके परेशान होकर अपना काम करा लेते थे, लेकिन उन लोगों को बहुत राहत मिली। जो लोग विकलांग या किसी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें गांव में कैंप लगने से बहुत सहूलियत मिली। प्रधानपति का साफ शमशाद जी का कहना है कि जो इनके द्वारा जो शिविर कैंप का जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, कैंप कार्ड का आधार का जो है विकलांगों को जो यहाँ पर इनके द्वारा जो कैंप आयोजन हो रहा है, कुछ करेक्शन कराना हो, कोई भी इस तरीके का कोई भी कार्य हो आधार कार्ड में, इनके द्वारा जो है निरंतर लगातार ये कैंप का आयोजन जारी है। रुड़की से लोकमंच न्यूज के लिए सोनी कुमार उपाध्याय। इसी बीच बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां पर कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। आपको बता दें कि खाई में एक कार गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वाहन में बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 3 लोग सवार थे जिस वक्त ये भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कार सवार एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र में भर्ती भी करवा दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चमोली से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसमें एक महिला की हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये कार खाई में गिर गई थी, जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कार सवार 2 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चमोली से। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक कार खाई में गिर गई थी और इसी दौरान एक महिला की मौत हो गई है। उत्तराखंड के सितारगंज में भूसे से भरे ट्रक के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि व्यक्ति नाइट ड्यूटी से वापस लौट रहा था, जहां सिडकुल रोड स्थित ग्राम बरुआ बाग में व्यक्ति भूसे से लदे ट्रक की चपेट में आ गया।
वही जानकारी पाकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद सड़क जाम कर यहां पर जमकर परिजनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि सड़क के चौड़ीकरण न होने की वजह से आए दिन लगातार यहां पर सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं लोगों ने बताया है कि पिछले 10 दिनों में 4 सड़क चौड़ीकरण न होने की वजह से 4 मौतें हो चुकी हैं, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही अब यहां पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हालांकि गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है हमने। लेकिन ये सच है, यहाँ पर जो सिडकुल वाली रोड है उसमें इस बीच में 3-4 एक्सीडेंट हुए हैं और उसका जो मुख्य कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कुछ रोड की इंजीनियर, रोड की जो स्थिति है, रोड की कम चौड़ी होना, ये एक मुख्य वजह हो सकती है उसमें से। तो इस संबंध में आज एक टीम जो है पीडब्ल्यूडी की आई है, उसको हमने पुलिस के साथ भेजा, जिसमें उसकी रोड को थोड़ा जहाँ जहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वो दिखवाने के लिए। सारा रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा के कई गांव खाली और वीरान नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार प्रयास कर रही है। वैसे तो सरकार ने पलायन रोकने के लिए एक कमेटी बना रखी है, लेकिन कमेटी वालों को गांव का कोई अनुभव नहीं है। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कों की कमी और शिक्षा का अभाव होने के कारण भी पलायन हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतापनगर क्षेत्र से पलायन का मुख्य कारण रोजगार ना होना है और अब ये हालत है कि गाँव में मात्र बच्चे और बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से लगातार मैदानी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है। उसका मुख्य कारण मोटा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। किंतु जहाँ तक प्रतापनगर का सवाल है, यहाँ पर पिछले 15 सालों में 10 सालों में बहुत ज़्यादा पलायन इसलिए भी हुआ है कि जो टिहरी बांध की हमारी झील बनी थी और उससे पूरा संपूर्ण प्रतापनगर क्षेत्र कट ऑफ एरिया हुआ था और जो हमारा चांठी डुबरा पुल की जो निर्माण की कार्यवाही जो बहुत धीमी चली थी कि हमारे पहाड़ों पे डॉक्टर, नर्स, एएनएम तमाम स्टाफ आने को तैयारी नहीं है। सरकारें समय समय पर उनकी पोस्टिंग करती भी है, लेकिन उनके बाद पुनः वो न आने की इच्छुक रहते हैं। इससे भी यहाँ पर स्वास्थ्य स्थिति चरमरा गई है। जो इन्होंने प्लान कमेटी बना रखी है, प्लान कमेटी इन्होंने वो लेवल की बना रखी है कि जिनको गाँव का ज्ञान नहीं है कि गाँव से प्लान क्यों हो रहा है। गाँव से प्लान होने का कारण मुख्य यह है, खासकर इस प्रतापनगर क्षेत्र में, कि प्रतापनगर में प्लान कभी ना होता यदि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा होती। यहाँ पर 2 ही काम से आदमी प्लान कर रहा है। एक तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है और एक स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है। मेन कारण ये है। दूसरी बात यह है कि प्लान होने का ये भी है कि लोगों की आजीविका के जो साधन है, लोगों के पास ज़मीन है लेकिन सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। और एजुकेशन का हाल यह है कि स्कूल तो हैं लेकिन उसमें जो है वो व्यवस्था नहीं रहेगी जो पहले व्यवस्था होती थी, इसलिए लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बर्फ देखने को मिल रही है, जिसके बाद सीमा सड़क संगठन की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि माणा बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए चौकियों पर तैनात सेना के जवानों के लिए राशन आपूर्ति और कई जरूरतों को देखते हुए सड़क को 24 घंटे खोलने की जरूरत होती है, जिस काम को सीमा सड़क संगठन बखूबी निभा रहा है। साथ ही हर पल हिमस्खलन और बर्फीली बवंडर का यहाँ पर खतरा बना रहता है, लेकिन जान जोखिम में डालकर ये हिमवीर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाकर मार्ग सुचारू करने में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बर्फ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर यहाँ पर कर्मचारी बर्फ हटाने को लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सीमा सड़क संगठन की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। इसी बीच बड़ी खबर मंगलौर से सामने आ रही है, जहां पर बिना मास्क के चालान काटने पर अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मंगलौर से, जहां पर मास्क नहीं पहनने को लेकर यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी नेता के बेटे ने
मास्क नहीं पहना हुआ था, जिसके चलते इनका चालान काटा गया था। जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के बेटे ने एक महिला दरोगा के साथ अभद्रता भी यहां पर की है, जिसके चलते पुलिस ने बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और साथ ही इन्होंने आरोप पुलिस पर लगाया है कि पुलिस यहां पर मनमानी कर रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मंगलौर से। हल्द्वानी के इंदिरानगर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे ने 1581 घरों को 15 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही रेलवे के अधिकारी, पुलिस और आरपीएफ के साथ भारी फोर्स ने घर को चयनित कर खाली करने का नोटिस दे दिया है। आपको बता दें कि रेलवे की भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण है, जिसको लेकर कई बार रेलवे सीमांकन भी कर चुका है और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं रेलवे की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने नोटिस में लिखा है कि 15 दिन के अंदर घर खाली न करने पर अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया जाएगा। वहीं लोगों ने रेलवे की इस कार्रवाई को मनमानी करना बताया है। साथ ही मौके पर जनप्रतिनिधियों का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन से वार्ता भी हुई है, लेकिन रेलवे घर खाली किए जाने पर ही डटा हुआ है। देखिए, एक ज़माने से लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं और रेलवे की हद में ये चीज़ नहीं है। ज़बरदस्ती ये है कि भाजपा शासन में ये चीज़ें लाई जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि ये क्या है, मुसलमानी बस्ती है, इनको सताया जा रहा है। इस तरीके से ये है कि सब इनको उजाड़ा जाए, परेशान किया जाए, लोगों को यहाँ से हटाया जाए। अरसा हो गया रहते हुए यहाँ पर, करीब 80-90 साल का अर्सा हो गया लोगों को रहते बस्ती बसे हुई है। पहले जब सीमांकन था वो कहाँ पर था और अब कहाँ पर? वो रेलवे जो है अपने हद, अगर इसमें 35 फुट जो उसकी आती है हद में, उससे 30-35 फुट आती है अपनी उसकी हद में, वो रेलवे की जगह कहलाती है। अब ये नाजायज़ इस तरीके से दबाया जा रहा है लोगों को, इस तरीके से। बीजेपी प्रदेश सुरेश भट्ट महामंत्री कालाढूंगी विधानसभा के सभी मंडलों का दौरा कर रहे हैं, जहां हर बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जीत की योजना बना रहे हैं। साथ ही कालाढूंगी विधानसभा में मंडल के सभी शक्ति केंद्रों पर बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने शक्ति केंद्र में बैठक की और वक्ताओं से सभी बूथ के प्रभारियों और बूथ कमेटियों को संबोधित करते हुए पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शक्ति केंद्र और बूथ प्रभारियों की जिम्मेदारी के बारे में भी बताया गया। भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी। हम इस बार उत्तराखंड का ये मिथक टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी ये सर्वदूर आजकल कहा जाता है कि एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा। उत्तराखंड के अंदर भी हम सब कार्यकर्ता मिलकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर और आम जनता को पार्टी के साथ जोड़कर हम फिर से उत्तराखंड में 2022 में। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी के नवनियुक्त प्रभारी दीपक कुमार कौशिक ने पुलिस चौकी में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइन के पालन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस को सहयोग करने की यहां पर अपील भी की और बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट का उपयोग करें। किसी भी आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही कहा कि नशे के कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। और रही बात कार्रवाई की, तो मैं अवैध खनन करते हैं लोग, उन लोगों को सख्त जो है मेरा मैसेज ये है कि वो लोग अपना काम सुधारेंगे और नहीं तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अवैध खनन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ओवरलोड जो भी लोग चलते हैं उन लोगों पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो रश ड्राइविंग करते हैं ड्राइवर जो हैं, उन लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं, वो लोग भी रश ड्राइविंग नहीं करेंगे। यदि कोई रश ड्राइविंग करता पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जहां देश भर में कोरोना के वैक्सीन को लेकर देश में खुशियों की लहर दौड़ रही है, तो वहीं वैक्सीन को लेकर राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। पिछले दिनों यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने दौरे के दौरान वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने थर्ड ट्रायल को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा कि लोकतंत्र में सवाल नहीं उठेंगे तो क्या पाकिस्तान में उठेंगे, कहते हुए उन्होंने यहां पर चुटकी ली है। मैं वैक्सीन को किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देखता। वो वैज्ञानिकों का, हमारे साइंटिस्टों का, उनका एफर्ट है और उनके एफर्ट का मैं स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सरकार को ये कॉशन जरूर मैं करना चाहता हूँ कि थर्ड ट्रायल न किए जाने के कारण एक ऐसा फैक्टर है जिसका कुछ तथ्यपूर्ण भरोसा प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि थर्ड ट्रायल के बिना भी केवल 2 ही ट्रायल के आधार पर वैक्सीन जो है पूरी तरीके से इफेक्टिव है, इसको लगाएं, इसको कहना चाहिए। तो यदि किसी ने ये सवाल उठाया कि थर्ड ट्रायल क्यों नहीं हुआ है, तो लोकतंत्र में यदि सवाल नहीं उठेंगे तो क्या पाकिस्तान में उठेंगे? रामनगर के बम्बाघेर में एक महिला के गोली लगने से हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में महिला को सरकारी अस्पताल में वहां पर भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कोतवाली अबू कलाम ने बताया है कि आसपास के लोगों से जानकारी ली जा रही है और इस मामले की जाँच के लिए टीम बनाई गई है। साथ ही महिला का बयान भी लिया गया है। तो आपको बता दें कि रामनगर में महिला को गोली लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले के बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसे मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभी हमें एक सूचना मिली है डॉक्टर अभिषेक ने ब्रिजेश हॉस्पिटल के द्वारा कि कोई केस आया उनके पास जिसको गनशॉट इंजरी का केस है। वो एक महिला आई थी जिसकी चेस्ट में गोली लगी है। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने तहकीकात की तो उनके द्वारा बताया गया कि उसको कोसमोस हॉस्पिटल मुरादाबाद के लिए यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है। गोली कैसे लगी, किन परिस्थितियों में लगी है, इसकी अभी जाँच की जा रही है। सर महिला कहाँ की है? महिला यही बम्बाघेर की रहने वाली फूल देवी नाम है जिसका, तो हस्बैंड का नाम है शकील। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे गोली लगी। मंगलौर के गुरुकुल नारसन में अतिथि होटल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। गुरुकुल नारसन हाईवे पर अतिथि होटल में आग लगने से होटल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें कि आग रात को उस समय लगी जब होटल में कोई नहीं था, जिससे किसी को हताहत नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि होटल सालों से बंद पड़ा है। वहीं होटल स्वामी अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं पुलिस गहनता से इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं सीओ मंगलौर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि रात को करीब 12 बजे 2 लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी कि अतिथि होटल में आग लग रही है, जिसके बाद मौके पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। 8 बजे के आसपास हमारा मैनेजर रजनी सैनी आया, तो आने के बाद उसने फ़ोन किया मैडम के फ़ोन पे कि मैडम बहुत बुरा हुआ है और यहाँ पे होटल के अंदर आग लगा दी गई है। फिर हम भाग कर के आए, तो आने के बाद कंप्लेन हमने लिखवाई और देखा तो नीचे रेस्टोरेंट में आग लगाया गया और साथ में जो भी आग लगाने वाला है वो अपने हाथों से पंखे वगैरह को भी तोड़ा है उसने और एसी वगैरह को पूरा जलाया गया। तो मैं तो इसमें सोचता हूँ, समझता हूँ कि किसी न किसी आदमी का साजिश है जो हमारे स्टाफ से, हमारे बिजनेस से और मेरे से एक दुश्मनी की भावना रखता है। 12:30-1 बजे करीब में 2 व्यक्तियों ने नारसन चौकी में जाके सूचना दी थी कि आर्यन होटल, ये अतिथि होटल में धुआं निकल रहा है। इस सूचना पे तत्काल वहाँ पे फायर और चौकी से फोर्स पहुँची थी। मैं भी मौके पे पहुँचा हुआ था। तो पहले तो आग को बुझाया गया, जो कि एक मेज के नीचे कुछ कागज़ और कुछ गत्ते के ऐसे सामान रखे थे जिसमें लगे थे। बाद में आग बुझाने के बाद हमने वहाँ पे जांच करी, तो वहाँ पे मौके पे न कोई घायल मिला, न कोई मैनेजर, न कोई संबंधित व्यक्ति मिला। इस चीज़ को फिर हमने इंश्योर किया कि किसी
जो होटल के मालिक हैं या अन्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात हुई, लेकिन हो नहीं पाई थी। हमने तफसील से इसका तस्करा डाला और अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आग लगी थी और क्या मामला। वहीं बीजेपी ने प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर जाकर शक्ति केंद्र कार्यशाला आयोजित किए हैं और लोगों को सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराए जाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को एकजुट कर जनता के बीच सरकार की योजनाओं का प्रचार करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे कि सरकार की योजना का लाभ लोगों को मिल सके। शक्ति केंद्रों के संयोजक और बूथ अध्यक्षों को एक चर्चा के लिए बुलाया था कि बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, बूथ पे क्या समस्याएं हैं, उन्हें पार्टी को कैसे अवगत कराया जाए। तो एक नीचे कड़ी से ऊपर की कड़ी को जोड़ने का एक अभियान था, जिसमें उन्हें कहा गया कि जो भी समस्याएं जहां पर भी बूथ लेवल से ऊपर तक हैं तो वो सरकार तक पहुंचाई जाएं, जिससे उनके समाधान हो सकें। तो इसी उपलक्ष्य में आज ये एक कार्यशाला का भारतीय जनता पार्टी ने मिशन फतेह 2022 अभियान शुरू कर दिया है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सबसे नज़दीकी और सबसे निचले पायदान बूथ, जिसको पार्टी मजबूत करना चाहती है, बूथ स्तर से पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है। इससे बूथ अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को जोड़ के पार्टी ने मिशन फतेह 2022 की शुरुआत। टिहरी के चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत ठेलारी में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है। समापन के मौके पर पूर्व विधायक दिनेश धने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित यहां पर करने पहुंचे और साथ ही विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला बाबा क्लब और ठेलारी के बीच खेला गया था, जिसमें बाबा क्लब ने मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम किया है। आरंभ हुए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। फाइनल मुकाबला आज खेला गया, जो खेला गया बाबा क्लब और ठेलारी समिति की टीम के बीच में, जिसमें बाबा क्लब ने 6 विकेट से जीत हासिल की। बहुत विकेट परिस्थितियों में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जिस प्रकार इसका फाइनल हुआ है, बहुत ही महोत्सव की तरह इस फाइनल को मनाया गया आज इस ग्राम वासियों की तरफ से, और बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट घटा है। पिछले 1 महीने से चल रहा है। लगभग 40 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया और 40 टीमों के बाद प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल की राह पे आज जाके इसका समापन हुआ है। कि जो नौनियाल हैं, जो बच्चे हैं, इनके अंदर एक खेल भावना है। उस भावना को आज यहाँ पे मैं भी देखने आया था और इन्हीं भावनाओं को मैं सम्मान करता हूँ और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं इनको सम्मान करते हुए इनकी बात को मानता हूँ और इनके लिए जहाँ पर भी जो भी अवसर इनके लिए काम करने का मौका मिलेगा तो मैं उस पर काम करूँगा। उधम सिंह नगर के कालागढ़ में जंगली जानवरों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके बावजूद वन विभाग खानापूर्ति कर अपनी जिम्मेदारियों से लगातार बचता नजर आता है। मामला जसपुर के सीमावर्ती इलाके कालागढ़ के कॉर्बेट की सीमा से सटे गांव का है। यहां के किसान जंगली जानवरों की दहशत में जीने को मजबूर हैं। साथ ही आए दिन जंगली हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं खेतों में दिन में ही बाघ दिखाई देने से किसान अपने खेतों में जाने से डरते हैं। इसकी शिकायत वन विभाग से करने के बावजूद वन विभाग कोई ध्यान यहां पर नहीं दे रहा है। अभी 3-4 दिन पहले खेतों की तरफ शेर देखा गया था, जिससे खेतों में जाने में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। जानवरों का चारा लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कई किसान इकट्ठा होकर खेतों में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भय का माहौल बना हुआ है और हाथी भी जो है दिन में दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग से कई बार शिकायत कर दी गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे क्षेत्र में आए दिन जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। शेर, हाथी लगातार, हाथी दिन में भी दिखाई दे रहे हैं और शेर भी लगातार दिखाई दे रहा है। जंगली जानवरों ने फसलें आदि सब बर्बाद कर दी हैं और हमने कई बार वन विभाग से इसकी मांग की है कि इन्हें पकड़वाया जाए या खदेड़ा जाए।
इसी बीच बड़ी खबर लक्सर से है, जहां पर खानपुर ब्लॉक में तैनात 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी जांच में दोनों शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई इन दोनों शिक्षकों के खिलाफ की है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को यहां से बर्खास्त कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको लक्सर से दे रहे हैं, जहां पर कानपुर ब्लॉक में तैनात 2 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई इन दोनों शिक्षकों के खिलाफ की है, क्योंकि इनके शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एसआईटी की जांच में दोनों शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।